निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं तो मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, राव साहब को नुकसान उठाना पड़ा। नहीं तो उनके इंडिपेंडेंट 5 एमएलए जीत के आ रहे थे तब, और वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। आज आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर 2009 में राव इंद्रजीत के सीएम बनने के चांस थे? चांस नहीं, 100% बनने थे। अगर मैं आप आई एम 100% कन्फर्म। डॉक्टर उदित राज जी के साथ उसी फरवरी के महीने में 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से वो खुद आए थे माननीय डॉक्टर उदित राज जी को ज्वाइन कराने, और उन्हीं के साथ ही हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधित्व के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। आप यकीन मानिए, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे टिकट मिलने वाली है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो हेलीकॉप्टर घूमा था राव साहब का, वो पटौदी भी पहुंचा था आपके चुनाव प्रचार में 2014 में? ऐसा एक रूमर चला या सच्चाई थी कि राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन नरेंद्र पहाड़ी की ओर है, या वो दुष्प्रचार था? मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी जुबानी जानना चाह रहा हूँ। अगर महात्मा गांधी जी आज होते तो खुद भी कहते, उन्होंने कहा भी है अपने से पहले कि मैं न्याय नहीं कर पाया दलितों के साथ। आपको लगता है कि बिना नेहरू के, बिना कांग्रेस के, चाहे बाबा साहिब संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बन सकते? दबाव में बनाए गए थे, दबाव था समाज का। लगता है नेहरू समाज का पहले कहां पर इस तरह का दबाव होगा? 85% आबादी है ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यकों की। 85% आबादी मांगती रहती है कि हमें हमारा हक दे दीजिए। यह 85% आबादी ये देने वाली क्यों नहीं बन पाई है? इसके पीछे वजह क्या रही है? अनुसूचित जाति, ओबीसी, जो सारी जातियां जिनको हम रिजर्व कैटेगरी की जातियां बोलते हैं, ये इतना पीछे क्यों रह गई कि इन्हें आज भी मांगना पड़ रहा है? बिमला जी को जरावता जी का साथ मिलता है? नहीं, हम मिलते हैं दोनों बहुत आराम से, अच्छी बात होती है। क्या होती है? कभी पटौदी को जिला बनाओ की मांग उठती है, कभी मानेसर को जिला बनाओ की मांग उठती है, यानी गुरुग्राम बड़ा जिला हो गया, एक अलग जिले की मांग उठती है। सत्यप्रकाश जरावता का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है? पार्टी जाने। चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ लेंगे, पार्टी नहीं लड़ाएगी, नहीं लड़ेंगे। मेरा ये मानना है किसी चलते हुए हथियार को ज्यादा दिन म्यान में नहीं रखना चाहिए, कभी कभी बाहर निकाल लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हमारे साथ आज खास मेहमान हैं सत्यप्रकाश जरावता, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रह चुके हैं, अब पूर्व विधायक भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष भी हैं। आज इनसे अलग अलग विषयों पर बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर भी बात करेंगे, इनके बचपन पर भी बात करेंगे, जवानी पर भी बात करेंगे, राजनीति पर भी बात करेंगे। लंबे समय से हमारी बातें चल रही थी, कभी इनका संयोग नहीं बैठा, कभी हमारा संयोग नहीं बैठा। आज संयोग से रेवाड़ी आए थे। नायब सिंह सैनी सरकार ने कल बजट पेश किया था 2 मार्च को, आज 3 मार्च है। 3 मार्च को ये रेवाड़ी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बजट की तारीफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी कार्यालय में पहुंचे थे। हमने आग्रह किया, निवेदन किया, और ये पॉडकास्ट में अब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सारी चर्चा करेंगे, बजट की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकी गांव गली, जहां बचपन बीता, खेले, पढ़े लिखे, सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जरावता साहब, एनजेपी हरियाणा की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आदरणीय महेश वैद्य जी। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे जैसे एक मामूली कार्यकर्ता के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका आभार करता हूं। और आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, आज होली का त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। जरावता साहब, आम और खास हम तो अंतर करके चलते नहीं हैं, हमारे लिए आम और खास एक जैसे ही हैं। दरअसल राजनीति में जो उठ करके आता है धरातल से, जो फर्श से अर्श की ओर अग्रसर होता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं मेहनत होती है। तो जरावता साहब की शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं। कहाँ पढ़े, माता पिता, परिवार में कौन कौन रहे, और फिर किस तरह आपका एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ? गांव का स्कूल था, पटौदी का था, क्या था, सब अपने बारे में बताएं आप। आपने बड़ी गंभीर बात आज मेरे से पूछ ली, जो मैं अक्सर डेली प्रतिदिन उन बातों को स्मरण करता हूँ। और आपने बहुत अच्छी बात कही, आम और खास वाली। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है
ये आम और खास नहीं होता, और आपका भी विचार इतना अच्छा है। और निश्चित तौर पर क्या आम और क्या खास, सबको बुलबुले की भांति जी मिल जाना है। जी जी तो बचपन मुझे बहुत, ये कहें कि हमने अपनी आंखों से लोकरा गांव से नानू कला, वो करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, 2-2.5 किलोमीटर नानू का। कला के पास लोकरा हाँ, गांव, 3 किलोमीटर का, पटौदी हल्के में। गुरुग्राम जिला। हाँ, गुरुग्राम जिला। जी और वो आज वहां पर सड़क है, जी तो जी पहले 6-6 फुट और 10-10 फुट के गड्ढे होते थे। 20 साल कड़ाके की सर्दी में, कड़ाके की गर्मी में, तपती धूप में मेरे पिताजी दिन में 1 बजे पैदल जाकर डाक लेने जाते थे, डाक लेने आते थे। डाक कर्मी थे, डाकिया डाक जिनको बोलते थे डाकिया बोलते थे। जी पार्ट टाइम पे उस टाइम जो उनको थोड़ा रिम्यूनरेशन मिलता था, और टेलरिंग करते थे, उससे गुजारा होता था। जी जी और हमारे एक्स्ट्रा परिवार, डिपार्टमेंट जो हाँ, जिनको बोलते थे वो। हाँ, क्योंकि वो उसमें नाम मात्र मिलते थे, जी वो जी पार्ट टाइम टाइप जॉब होती थी, हाँ, थोड़ी मैं देर के वो लिए बस। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हाँ, बोलते बस थे उनको। लाओ और ले जाओ, इतना सा ही लाना ले जाना, वो काम रहता था। और मैं कई बार गया भी हूँ, तो जी जी अक्सर उस बात को भी अभी मैं याद करता हूँ कि किस तरह अपने से संघर्ष किया संघर्ष के है। दिनों को याद रखने वाला तो हमेशा उनसे सीखता है। और आपको याद आज है, जब बड़ी बात है। उससे जाता हूँ, जी जी तो मुझे मौका मिला, कुछ पहले से भी हमारी सरकार ने काम किए, और जब मुझे मौका मिला तो आज मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आज पटौदी के हर गांव में चारों तरफ हर गांव को जोड़ने वाले रोड पक्के करा दिए, चाहे वो खेत खलियान से, चाहे सारे पक्के हैं। तो उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कहाँ की शुरुआत कैसे हुई? 8वीं क्लास तक का मेरा स्कूल गांव लोकरा में था। जी जी मिडिल स्कूल होता था, जी जी और हमारे एग्जाम मिडिल के बोर्ड होता था उस समय। जी जी खोड़ गांव है जी पटौदी जी में, वो भी करीब 3-4 किलोमीटर, वहाँ हम पैदल जाते थे। फरवरी के अंदर हमारे एग्जाम होते थे, जी और वो मार्च के बाद ही शायद अप्रैल में रिजल्ट आता था बोर्ड का। 8वीं तक खोड़ में आठ पढ़े और इसके नहीं, बाद लोकरा पढ़े, लोकरा। एग्जाम सेंटर खोड़ में था। अच्छा, 8वीं तक लोकरा अपने गांव में पढ़े, उसके बाद खोड़ में परीक्षा और होती थी। 9वीं 10वीं जी पटौदी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने की थी। तो आप तो वकील हैं, सारा एक बार बता दें देखिए, कहाँ उसके बाद। आपको मैं बताऊं कि 84 में मैट्रिक करने के बाद मैं अहिर कॉलेज चला गया। जी इधर उधर ITI में भी ट्राई किया, एडमिशन हाई हो कॉलेज जाए। रेवाड़ी आ गए। गुड़गांव ITI में ट्राई की कि हाँ एडमिशन हो जाए, गुड़गांव कॉलेज में ट्राई की, नहीं हुआ। जी तो फिर यहाँ अहिर कॉलेज रेवाड़ी में मेरा एडमिशन हो गया था। जी और यहाँ से भी मैं कुछ दिन आया, और 85 में वो भी छोड़ दिया, छूट गया, जो भी जी कारण जी रहे, जी ड्रॉप हो गया। प्रेप का उस समय था, जी प्रेप लास्ट टाइम होती थी उस टाइम। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी जब कपड़ा, उससे पहले वो हेली मंडी में कपड़ा सुन, किसी की दुकान पर जो टेलर रहते हैं, जी सिलाई करते थे। सिलाई करते थे। जी और उसके बाद वो गांव चले गए थे, गांव से फिर पटौदी में आके वही काम दूसरी दुकान पे किया। इन बिटवीन उन्होंने एक दुकान ले ली थी, अच्छा तो जहाँ साइकिलों रिपेयर का भी काम हो गया था और टेलरिंग का भी। और मैं जो हाथ आपके बारे में बटाया कई बार करता, आया तो मैं कि साइकिल, साइकिल हाँ, रिपेयरिंग का तो काम भी। मैं साइकिल रिपेयर का काम भी उस टाइम कर लिया करता। पढ़ाई छूट गई तो मिस्त्री के साथ करता था। मिस्त्री आए 10 बजे, तो उससे पहले मैं कर लेता था। डबल साइकिल, आगे पेंसिल लगाना कितने है। भाई बहन आप? तो हम 3 हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। जी जी तीनों मतलब पिताजी का हाथ बटाने तीनों लग भाई गए थे। हैं। थोड़ा बहुत कहीं होते थे, तो उन्होंने कभी जी मुझे कहा नहीं मेरा हाथ बटाओ, जी लेकिन देखते थे तो फिर लगता था। पढ़ाई कभी चलती कभी रही, दुकान पे काम करते हाँ, थे। क्योंकि मजदूरी तो पिताजी और वहाँ वैसे जो कंस्ट्रक्शन उसमें कभी गए, लेकिन मेरी मम्मी जो है जी भैंस रखती थी। जी और भैंस रखती थी, और जब ये कटाई का समय आता था, जी
तो हम चले जाते थे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो लावणी भी करते थे उनके साथ, जब वो काउंटिंग करके देते थे कि 20 पूड़ी काट दी फिर 1 पूड़ी मिलेगी, इस तरह से। उससे हमारा करीब साल भर का 7-8 महीने का खाने का अनाज की व्यवस्था हो हो जाती जाती थी। और सब्जी के लिए भैंस दूध का, अपना घी दूध की व्यवस्था अपने घर के उससे हो जाती थी। बीच का रूटीन का काम पापा टेलरिंग से बना। पढ़ाई भी चलती रही, बीच में टेलरिंग, साइकिल। नहीं, इन बिटवीन में साइकिल में ही रमा गया। फिर एक दिन 85 में पिताजी ने कुछ कड़क कहा मुझे, तो पिटाई भी कर देते थे कई बार। मुझे आज तक याद है, मुझे कान पकड़वा के और मुझे अच्छे से पिटाई की थी। स्वर्गीय श्री राम कुमार जी थे, कबीरपंथी थे वो, कबीर साहब के सत्संग गाते थे, गुरु रविदास जी के सत्संग गाते थे, पारक सिद्धांत बुरहानपुर से जुड़े हुए रहे हैं। और जो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और तथागत बुद्ध के बारे में, ये सब चीज़ें उन्हीं से मैं सीखता सीखता यहाँ तक आया हूँ। और कई बार काम नहीं था तो परिस्थिति ऐसी भी रही कि 1-2 बार का समय रहा, 5-7 बार, मतलब कहीं ये लगा ले कि हो सकता है साल में 10-15 बार ऐसा हो जाता है कि सुबह शाम का नहीं होता है, तो सुबह आटा ले जाए तो 2 दिन का काम चल जाता है। कोई शर्ट सिलाने आ गया, कई बार टूटा होता है, तो वो उसमें काम हमारा चल गया। तो मैंने 86 में रेवाड़ी गुरु रविदास मंदिर होता था, जी अभी भी है जी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर होता था वहाँ जी। तो वहाँ मैंने कोचिंग ली बैंक की। अच्छा। वो SC के स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देते थे जी। तो मैंने बैंक की SSC की कोचिंग ली, और उस समय 87 में मैंने 2 एग्जाम दिए जी, और मैंने दोनों क्वालिफाई किए। तो गवर्नमेंट जॉब लग गई। गवर्नमेंट जॉब में पिताजी से पूछा कि कौन सी में जाना है, कौन सी लगी? एक तो बैंक में, दूसरा SSC में। अच्छा। SSC में ज्वाइन करते तो डिपार्टमेंट में जी। हम गए ही नहीं, फिर तो बैंक का चुना। और बैंक में पिताजी ने कहा कि भाई बैंक चुनो और यहाँ लोगों की सेवा करो, दिल्ली में हमारे तुम किस काम के जी। तो उनकी सोच बड़ी थी। पहली ड्यूटी कहाँ मिली बैंक की? मैं मेवात के बिछोर गांव में रहा, होडल और पुन्हाना के बीच में है। पूरा मुस्लिम बाहुल एरिया है वो। करीब 2 साल के लगभग वहाँ रहा। उसके बाद बोड़ा कला भी आया साल भर। बोड़ा कला आया 91 में, तो शादी हो गई। तब तक +2 भी हो गई मेरी, BA भी पढ़ाई चल रही थी रेगुलर बैंक के साथ साथ। BA कर ली, और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। समय के अनुसार पटौदी पोस्टिंग होगी। करीब 10 साल पटौदी रहा। शादी के बाद 92 में फादर एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी के 1 साल बाद। तो फिर परिवार दोनों बेरोजगार, भाई भी का दायित्व भी मेरे पर आ गया था, माँ भी थी। तो मेरी धर्मपत्नी सरला देवी, उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया। और मेरे भाई भी सूझबूझ वाले थे, छोटे में से बहुत थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। तो उनको मेहनत करी और वो भी कामयाब हो गए। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी MD यूनिवर्सिटी से की, और इन बिटवीन मेरी पोस्टिंग होगी गुड़गांव ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में। तो नाइट कॉलेज मैंने लॉ ज्वाइन की। अच्छा। फिर मैं 5 बजे थी। हाँ, 5 बजे बैंक से मेरी छुट्टी होती थी, और शाम को 6:15 बजे दौड़ा हुआ क्लास में बाइक पर जाता था। अच्छा, ये व्यवस्था आपने बनाई? हाँ, और रात को हमारी 9:15 बजे छुट्टी होती थी। आधा घंटा वहाँ दोस्तों के साथ बैडमिंटन रैकेट खेल के 10 बजे आके, और 11 बजे आके सोता। ये दिनचर्या आपकी रही? जो दिनचर्या अभी पूरी नहीं हुई है। रात को 2 बजे 3 बजे जब आँख खुल गई तो पढ़ाई करी, और 5 बजे सुबह आधा 1 घंटा सो के फ्रेश होके फिर तैयार होके, और दूसरे दिन 8 बजे बीबी को फिर जॉब के लिए ड्रॉप करना है। ये मन वो जॉब को ड्रॉप करना 8 बजे, और ड्यूटी होती थी बाद में 9 बजे हो गई, तो 9 बजे उनको ड्रॉप किया, और 10 बजे अपनी ड्यूटी पे गया। फिर शाम को फिर ये रूटीन लाइफ का। जरावता साहब, आपसे अभी चर्चा के बीच में कबीरदास जी का जिक्र आया। मैं 2 कबीरदास के दोहे हैं मेरे दिमाग में, मैं पूछता रहता हूँ हर मंचों पर। एक तो यह है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये तो हिंदुओं को कह दिया। और दूसरा उन्होंने मुसलमानों को कह दिया, मस्जिद को लेकर के, कांकर पाथी जोर के लीनी मस्जिद चुनाए,
तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो जो आपकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हम देखते हैं, कर्मकांड को जो प्रोत्साहित करने वाली है, शनि राहु महाकाल सबको, श्री राम जो ब्रज क्षेत्र में जाएंगे सब जगह, कबीर की जो विचारधारा है उससे मेल नहीं खाती। आपका भारतीय जनता पार्टी में आना कैसे हुआ? आपने बड़ा बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है, और मैं भी चाह रहा था कि तो मेरे से विचारधारा कोई से जुड़ी बात हाँ पूछ रहा हूं। कि विचारधारा। देखिए, आपको बता दूं, कबीर साहब की, गुरु रविदास जी की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक ही विचारधारा है। उन्होंने वैष्णव समाज में या हमारे वैदिक समाज में जो बुराइयां आई, कुरीतियां आई, उनको दूर करने का काम किया। बाबा साहेब ने तो 26 बाबा शपथ दी, सीधा सीधा ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने से इनकार किया। नहीं, वो देखिए, आप मैं कह रहा हूं ना, वो समयकालीन था, समयकालीन था। और अगर कोई किसी को ज्यादा उत्पीड़न करे तो निश्चित तौर पर वो फिर प्रतिक्रिया होती है। और बाबा साहब ने कहा है कि जो उचित समय पे उचित सही लगे वो बात माननी चाहिए। तो उस समय का माहौल अलग था कि जब उस समय उन्होंने कहा तो परिस्थिति थी कि स्कूल के अंदर भी एंट्री नहीं थी, पानी पीने नहीं दिया जाता था। आज वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि ये मैटर आस्था से भी जुड़ा हुआ है, इंटीमेसी से जुड़ा हुआ है। तो हम मूल रूप से सनातनी हैं, सब लोग हिंदू हैं, और हिंदू धर्म की अगर कोई कुरीतियां हैं तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया, महात्मा गांधी जी ने भी किया, सती प्रथा क्या बंद नहीं हुई, राजा राम मोहन राय वगैरह, राजा राम मोहन राय ने ये भी किया, सबने किया, कबीरदास संत सभी सबने किया। मैं तो जो बुराइयां हैं वो सब करती है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी भी बुराइयां दूर करने का काम कर रही है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देकर। चलिए, शिक्षा के बाद आते हैं, पढ़ाई करते करते, नौकरी करते करते किस तरह सत्यप्रकाश जरावता राजनीति की ओर रुझान करते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, मेरा इंटरेस्ट तो ये कहे कि मुझे ध्यान नहीं है कि 82 की बात है या 81 की। कल ऐसा है, जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था तो नल था, वहां पर हम सुबह जब स्कूल जाते थे वहां नहा धो के और घूम फिर के बाहर सिर्फ घर आके रोटी खा कर भाग जाते थे स्कूल, बैग उठा के। 7-8 हुआ तो उस समय मोहनलाल पीपल होते थे, मैं यहाँ पार्लियामेंट्री चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, राव वीरेंद्र के PWD महकमे के, शायद उनके राव वीरेंद्र वीरेंद्र के खास भी थे। मैं भी उन्हीं में रहा हूँ, ऐसा नहीं है, परिवार से जुड़ा हुआ रहा हूँ उनका। लेकिन ये कहे कि उस समय मुझे लगा कि भैया ये कौन है, गांव में रहती है ना उत्सुकता, तो वो देख करके, वो देख करके कि भाई हाँ कोई तो है, विशिष्ट है, बस वो माइंड में सेट हो गया था। लेकिन मेरी तैयारी चलती रही, सिविल सर्विस की भी, जुडिशरी की भी, HCS की भी। कहीं प्री में सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, संघर्ष चलता रहा जीवन में, उतार चढ़ाव में। और 95 में अल्टीमेटली मैं पूर्णतः सामाजिक बाबा साहब की जयंतियां, कबीर साहब के कार्यक्रमों में मैंने जाना जुटना शुरू कर दिया। 97-8 में डॉक्टर उदित राज थे, उस समय रामराज होते थे, उनसे जुड़े हम। और हमने परिसंघ में SC/ST के लिए बहुत काम, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, DS4 में बसपा का, DS4 में था, इसी तरह परिसंघ होता हाँ, जी। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय एक आरक्षण पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था। इंदिरा साहनी जजमेंट का जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, मंडल आयोग, तो उसमें रिजर्वेशन खत्म हो गया था, प्रमोशन में, बैकलॉग में, और सारा खत्म हो गया था। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 85 अमेंडमेंट किया और तमाम अमेंडमेंट किए और SC समाज का आरक्षण बहाल किया। तो मेरे पे भारतीय जनता पार्टी की छाप तो तभी से ही लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में तो आपको अलग-अलग धाराओं में रहना पड़ा, उचित समय का इंतजार था क्योंकि मैं नौकरी में था। और 2009 तक मैं पूर्णतः ये कहे कि मन बढ़ा के तैयार, उसके अधिकारी बन गए, जिम्मेदारियां पोस्ट पे बढ़ी। अब मुझे लगने लगा कि अब जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो अब साथ साथ राजनीति या समाज सेवा नहीं हो सकती, या आपने समाज सेवा राजनीति दोनों ही छोड़नी पड़ेगी। और आपको बैंक में आज आप देख रहे हालात, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का हालात, 11-12 ज्यादा काम होता है, तो कि दोनों काम नहीं हो सकते। तो फिर मैंने 2009 में
पूर्णतः में सक्रिय हो गया और घोषणा की बकायदा कि मैं आज रिजाइन दे रहा हूँ और आगे की जिंदगी। कोई जनसभा करके? हाँ, बकायदा जब मैं रिजाइन किसी दिया को बुलाया उस जनसभा में? नहीं बुलाया किसी को। अच्छा, खुद ही अपने हाँ, लोगों को बुलाया? चल और उनके अकेला बीच- चल 2009 साथी, में चल अकेला चल। चल हिम्मत, ये नौकरी छोड़ूंगा और राजनीति में आऊंगा जो है। उस समय मेरे ताल्लुकात बड़े राव 2009 में चुनाव की घोषणा हो राव- चुकी थी या हो होनी? चुकी थी। अच्छा। हो चुकी थी 25 अगस्त 2009 को मैंने रिजाइन दिया था। जी जी। और बैंक वालों ने, चेयरमैन ने, सबने समझाया चलता रहेगा। नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि अब मैंने बाकी की जिंदगी समाज सेवा करनी बीच में है। राव इंद्रजीत का जिक्र और लाए थे आप। हाँ, मैं बताना चाह रहा था 2009 में मेरे माननीय राव वीरेंद्र सिंह जी के बड़े अच्छे संबंध थे और बहुत प्यार मुझसे करते थे। राव इंद्रजीत सिंह जी बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सानिध्य भी मेरे पर रहा। लेकिन 2009 में जब मैंने चुनाव लड़ा, मैं बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बीच में एक अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो 2009 में आप कांग्रेस की टिकट के लिए राव इंद्रजीत सिंह से सिफारिश चाह रहे थे कि कांग्रेस की टिकट मिल जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर दूं कि मैं उस समय ना कांग्रेस में था, ना बीजेपी में था, और किसी पार्टी में मैं नहीं था। मैं बैंक से रिजाइन दे के आया था, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह उस समय कांग्रेस पार्टी में थे और ये हमारे नेता थे। इनसे हम जुड़े हुए थे निश्चित तौर पर, और हाँ, फुल्ली कॉन्फिडेंट कि इनका विश्वास भी है। थे के साथ साथ अब है भी, कह सकते हैं कि नहीं, वो आज भी भी है। भाजपा में, आप नहीं, भी लीडर भाजपा आज में। भी है, हमारे नेता थे। लेकिन वो अब उनका स्नेह कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत वाला था वो नहीं है, पार्टी के नाते उनका हमेशा जो है वो रहता है। लेकिन आगे बात करेंगे, वो 2009 का पूरा करिए। 2009 में तो कोई 2009 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं घोषणा कर चुका था कि मैंने चुनाव लड़ना है। राव इंद्रजीत ने, सुनते हैं, आपको बिठाने का प्रयास किया कि मान जाओ, आप गहरी मत लड़ो। बातें हैं इन सब चीजों गहरी को चलने दो। मैं नहीं। अच्छा, जो भी बात थी बस मैंने इतना कह दिया कि कोई बात नहीं लगी, और राव साहब को भी वो थोड़ी अखर लगी, और मुझे पीछे हटना मेरे लिए पॉसिबल उस समय नहीं था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मीडिया के सामने कह चुका था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कह चुके थे। आप तो भाजपा में सीख गए कि ऐसा नहीं कहना है। नहीं, सीखने की बात नहीं है। जब मैं आया राजनीति में नौकरी छोड़ के तो राजनीति करनी थी। भाजपा ऐसा नहीं कहने देती ना। नहीं, समझे नहीं। तो मैंने जो था वो अचीव हो गया ना। अच्छा, ठीक है, आप समझिए, जो बात जो थी वो अचीव हो गई। ठीक है, आपने चुनाव लड़ा निर्दलीय, और 2009 में चिन्हित चुनाव लड़ा, मुझे अच्छी खासी वोट आई। मेरा दुर्भाग्य रहा कि आदरणीय राव वीरेंद्र सिंह जी भी नहीं रहे, और राव इंद्रजीत सिंह जी इस बात से थोड़े नाराज भी रहे, और उसका मुझे नुकसान उठाना पड़ा। और निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं तो मैं इस बात को भी कह सकता हूँ, राव साहब को नुकसान उठाना पड़ा। नहीं तो उनके इंडिपेंडेंट 5 MLA जीत के आ रहे थे तब, और वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। आज आपको मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2009 में कांग्रेस की कितनी सीट आई थी? अगर वे जो पटौदी में रैली की, पटौदी में सत्यप्रकाश जरावता थे, रेवाड़ी में सतीश कुमार थे। सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। और बादशाहपुर में राकेश दौलताबाद थे। आपके 3 तो ये थे, सारे जिताऊ कैंडिडेट थे। अगर वो इंसाफ मंच को पार्टी में बदल देते तो? नहीं, वो हजाशी करते हैं अपने, वो कुछ भी आशीर्वाद भी दे देते तो वो चीफ मिनिस्टर बन रहे थे। तो उनको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि हमने कहा था 5-4 सीटें कम रहनी है, और वो कम रही। हजका के आए बाद में। और जब दूसरी बार आपका सुझाव क्या था? मतलब इंसाफ पार्टी से लड़ो? नहीं, हमारे ये था या कांग्रेस में ही हमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए ना, जैसे देते हैं, बात खत्म। निर्दलीय दूर मत रहिए, मतलब निर्दलीय जिता दीजिए, आपकी मौज हो जाएगी। समझे नहीं, ये मौज की बात नहीं होती है। राजनीति जब आप करते हैं, आप ऑन द स्पॉट कहते हैं, कर रहे हैं, तो राजनीति के अंदर जब आपने किसी को कह दिया कि भी आप लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, या तो मुझे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराते कि नहीं, आपको टिकट नहीं मिला, आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। मुझे वहां के लिए भी ऑफर नहीं दिया गया। अगर चुनाव मैदान में आ गए जी, आगे 2009 के बाद हम तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो इंसाफ मंच करते या कुछ करते, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कहता हूँ। पर 2009 में राव इंद्रजीत के सीएम बनने के चांस थे? चांस नहीं, 100% बनने थे। मैं आई एम 100% कन्फर्म। तो चूक गए राव साहब, चूक गए आपके हिसाब से। तो जो 2014 पे चलते हैं, मेरे सवाल काफी है।
2009 के बाद तो 2014 में आएंगे, 2014 पर बात करेंगे जो 14 तक बड़ी घटनाएं हुई जी, वही बताओ आप। क्योंकि 2010 में मेरे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, जो मैं चुनाव लड़ा, चुनाव हारना ही था, वो मुझे पहले तय था। मैं कहा तुमको राव साहब चुनाव तो हार रहा हूँ मैं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम कल जीत रहे हैं सारे, नहीं रहेगा तो हार रहे हैं। वो निश्चित तौर पे राजनीति में जो बात होती है तो होती है, राजनीति बड़े नेताओं का आशीर्वाद ही मांगा जाता है। तो खैर राव साहब उससे नाराज हो गए, और उनके नाराजगी है पार्टी के नाते जरूर, ठीक है वो थे, लेकिन मेरा आज भी नजर उनके चरणों में थी, और अब पहले भी उनके चरणों में थी, क्योंकि मैं उनको अपने बड़े के तौर पर सम्मान देता हूँ, और उन्होंने जितने दिन रहा, मैं दिल खोल के कहता हूँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा। कि मैं 1% भी ये नहीं कह सकता कि राव इंद्रजीत सिंह जी ने कभी 2009 तक कभी मेरे को 1% बिमला चौधरी उस समय एक्टिव हो चुकी थी? बहुत कम, थोड़ा बहुत कम। बहुत कम वक्त थी। तो हम बात कर रहे थे कि बीच में 2010 की आपने घटना बताई। 2010 में हमारे यहाँ ब्लॉक चेयरमैन की सीट रिजर्व हो गई, और हमारे 5 गांव थे, उनके अंदर वो ब्लॉक समिति की सीट जो थी मेंबर की वो जनरल थी, चेयरमैन की रिजर्व होगी। तो हमारे साथियों ने गांव में इकट्ठे कर लिए गांव के लोग कि जी हम तो जरावता जी को चुन के भेजेंगे। सब 500 गांव में बात हुई, और सब लोगों की सहमति बन गई कि भाई अनअपोज मेंबर बना दिया जाए। मुझे बुलाया गया, बताओ भाई कि भाई आपने चेयरमैन की लड़ाई लड़नी है, तो आपने हम मेंबर हम बढ़ा के देंगे, आगे रिजर्व है। मैंने कहा भाई ब्लॉक समिति का मेंबर तो मैं भी एमएलए का लड़ लिया तो वो तो बात नहीं बढ़ता, लेकिन चेयरमैन की आप बात कर रहे हो, चेयरमैन की बात कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा भाई मैं ठीक है, आपका जो आदेश है मेरे शर्मा थे, गांव की पंचायत का जो फैसला है, लेकिन एक मेरा निवेदन है कि यदि मैं चेयरमैन नहीं बना तो जिस दिन चेयरमैन नहीं बनूंगा उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा, अपना दूसरा मेंबर बना लेना। ठीक है, ये बात कर दिया आपने। जो 5 साल मैंने कई बार की कोशिश, भैया फ्री कर दो, तो उन्होंने नहीं किया। नहीं, तो मेंबर रहे आप? चेयरमैन रहे। हाँ, मतलब चेयरमैन रहा, चेयरमैन बन गए आप? चेयरमैन बन गया मैं, चेयरमैन बना ना। चेयरमैन नहीं बनना, चेयरमैन बनने में आपको मिला राव इंद्रजीत का आशीर्वाद? वो तो देखो आपस में बात करते हैं, तो हमेशा ही वो तो, मैं तो कहता हूँ एमएलए बनने में मिला, मैं मना क्यों करूंगा, हमारी पार्टी के नेता है। उसके बाद 2014 में पहुंचे। 2014 में जब मैं पार्टी में आ गया तो हमारे नेता थे डॉक्टर उदित राज। राव इंद्रजीत ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? नहीं, फरवरी 14 में ही की। फरवरी नहीं, वो घोषणा की 2013 में, 23 सितंबर 2013 को घोषणा की, और फरवरी 2014 में पार्टी ज्वाइन की। आपने कब की? घोषणा नहीं की। देखिए राव इंद्रजीत जी ने फरवरी 14 में ज्वाइन किया राजनाथ जी के साथ, लेकिन और उनके 5 दिन बाद जी डॉक्टर उदित राज जी के साथ उसी फरवरी के महीने में 2014 में माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से वो खुद आए थे माननीय डॉक्टर उदित राज जी को ज्वाइन कराने, और उन्हीं के साथ ही हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधित्व के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी फरवरी में। जी उदित राज के साथ भाजपा ज्वाइन। तो पहला दूसरा जो आया विधानसभा चुनाव के अंदर, फिर एक मोड़ हमने को हरियाणा में एक वो करना था काफी कुछ, तो हमने एक कार्यक्रम भी किया था। हमारे तो मेरे नेतृत्व में बहुत सारे साथी आए, उन साथियों को हमने फिर ज्वाइन कराया था। करीब 50 के लगभग साथी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मीटिंग तत्कालीन प्रभारी आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी से हुई थी, उन्होंने कराई थी, और उन्होंने पूछा था कि आप एजेंडा क्या चला रहे हो का, तो मैंने उनको बताया था कि एससी कमीशन है, पदोन्नति में आरक्षण है, 85 अमेंडमेंट है, बहुत सारे जो विषय थे, क्लास 2 में रिजर्वेशन, वो सब मैंने उनको दिए। तो उन्होंने कहा कि एक-एक करके हम पूरा करेंगे। उस समय प्रभारी थे, तो हमारे सब साथी, क्योंकि मैं अध्यक्ष पहले हो गया था, तो सब साथी भी ज्वाइन कर गए थे जो नौकरी में नहीं थे। और 14 में बात हुई थी राव साहब को, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो निमंत्रण दिया, तो उनका एक दिन फोन आया था, मैं मेवात में था, कि जरावता जी आपका फोन आया, मगर राव साहब मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, और आपका मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ।
तो उनका ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आगे क्या इरादा है उनका, तो पार्टी करेगी सब जी जी। और आप करोगे जो करना है, जो लेना आप और पार्टी करेंगे, मैं तो वही करना है, और आगे क्या करना। तो 2014 में टिकट मिली नहीं, मुझे हाँ। टिकट मिली नहीं तो आप पार्टी में काम करते रहे, तो 2019 आ गया। 2019 आपकी किस्मत बदलने वाला, आपको चंडीगढ़ पहुंचाने वाला। 2019 में टिकट का दौर चला, वो राज भी खोल दीजिए, उस दौरान किस किस ने आपकी मदद की, आप खोलना चाहें तो, और उस समय टिकट किन परिस्थितियों के कारण कैसे मिली, वो सारा जो है हमको, दर्शकों को, हमारे को बता दीजिए, सब जानना चाहेंगे आपसे जो है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ, आज प्रेस में भी हमारी वंदना बहन जी ने प्रेस के बाद जिक्र किया उस घटना का। आप यकीन मानिए, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे टिकट मिलने वाली, पता ही नहीं था। मैं फिक्की के अंदर हमारे जो मीडिया के इंचार्ज थे, जवाहर यादव जी और नीरज दफ्तार जी, ये लोग मीटिंग ले रहे थे और मैं उसमें उस मीटिंग में था। उसी समय लिस्ट डली, उसी समय मुझे सूचना आई कि आप कहाँ हो। मैं तो यहाँ दिल्ली मीटिंग में हूँ, कि आपके पास हमने भेज दिया है, प्रेस में अभी आ गई है और टीवी में थोड़ी देर में चलने लग जाएगा, क्योंकि बोलने लग रहे हैं। आपको उम्मीदवार बना दिया है? हाँ, नहीं, और माननीय होता क्या था, माननीय जेपी नड्डा जी जब बोलते थे, ये इनके पास थे, तो ये माननीय जेपी नड्डा जी जब बोल रहे थे एक एक नाम करके, तो पूरी लिस्ट सर्कुलेट हो जाती थी। तो मेरा जब तक मेरे पास पहुंची, तब तक वो लिस्ट में भी, टीवी पे भी आ गया। उस समय जो खबरें आई थी कि वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह की संस्तुति पर कुछ टिकटें दी है। क्या जरावता साहब की टिकट उसी श्रेणी में मानी गई थी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता। आदरणीय राव इंद्रजीत जी भी उस चुनाव वितरण कमेटी में है, जी, टिकट वितरण प्रदेश की में भी, और टिकट वितरण में भी, चुनाव की समिति में भी ऑलरेडी है, और उनका क्षेत्र पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जब कमेटी फैसला करती है तो सामूहिक तौर पर करती है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जो हेलीकॉप्टर घूमा था राव साहब का, वो पटौदी भी पहुंचा था आपके चुनाव प्रचार में 2014 में? बिल्कुल, एक बार आए थे, बिल्कुल आए थे, जमालपुर रैली में माननीय राव साहब आए, उसके बाद माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए, उनसे पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए। आपके सामने कौन थे कैंडिडेट 2014 में? 3 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट और थे, वैसे तो 3 थे। कांग्रेस के सुधीर जी थे, और जजपा से सुधीर चौधरी, जजपा से दीपचंद जी थे, मतलब आपकी जीत होगी जो, और इंडिपेंडेंट नरेंद्र पहाड़ी थे। अरे, आपने नरेंद्र पहाड़ी का जिक्र किया, ऐसा एक रूमर चला या सच्चाई थी कि राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन नरेंद्र पहाड़ी की ओर है, या वो दुष्प्रचार था? मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी जुबानी जानना चाह रहा हूँ। चुनाव में मात्र 12 दिन 10 दिन मिलते हैं प्रचार करने का, और जब पूरा चुनाव पूरा चढ़ाव पे आ जाता है तो मात्र 1 हफ्ता बचता है। उस दौरान जो रूमर चल गया वही पार जाता है। उस समय रूमर चला था, तो रूमर पार गया, तो नरेंद्र पहाड़ी को वोट, ठीक ठाक वोट मिल गई, 25,000 वोट उनको मिली। उसके ज्यादा वोट मिलने से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नहीं, मेरी तो तीनों की नहीं, मेरी वोट तो उन तीनों की जोड़ ले तब भी मेरी ज्यादा थी, तब भी ज्यादा थी, जो मतलब 37,000 वोटों से जीता था। 37,000 बड़ी जीत थी, तो तीनों की जोड़ ले तब भी मेरी वोट ज्यादा। 2019 में इतना बड़ा मतलब जीत का अंतर, 37,000 वोटों की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, और 2024 का चुनाव आया तो उन्हीं व्यक्ति की, उन्हीं सत्यप्रकाश जरावता की टिकट काट दी जाती, जिन्होंने 37,000 से जीत दर्ज की थी। क्या वजह रही, क्यों पार्टी ने इस तरह का किया? राव नरवीर सिंह की टिकट कटी, विपुल गोयल की कटी, सत्यप्रकाश जरावता। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, ना टिकट कटती है ना टिकट मिलती है। और आप देख लीजिए, हमारे आदरणीय संजय भाटिया जी, लोकसभा की टिकट गई, विधानसभा की गई, विधानसभा में भी उनको नहीं बनाया, प्रत्याशी नहीं बनाया, और आज उनको पता भी नहीं, आज राज्यसभा का प्रत्याशी। कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, ड्यूटी लगती है, एक ये दायित्व है। और इतना तो हम भी सीख गए पिछले 12 साल में कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व है, और जो दायित्व हमें मिलता है, मुझे ऐसी मोर्चा का दायित्व है, तो उसमें काम कर रहा हूँ। दायित्व जो
मुझे एमएलए बनने से पहले ही मेरा दायित्व शुरू होगा। मैं प्रदेश का प्रवक्ता में रहा, पैनलिस्ट रहा, प्रवक्ता रहा। उसके बाद एमएलए बनने के बाद प्रदेश सचिव रहा और फरीदाबाद का 3 साल तक प्रभारी रहा जिले का। उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में। और प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद मुझे एससी मोर्चे में भेज दिया गया कि वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ मैं, ताकि समाज को एक साथ जोड़ सकूं। चलिए जरावता साहब, अब बात करते हैं, आप एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एससी समाज की जो समस्याएं हैं उनको बहुत गहराई से आप समझते होंगे और आपने समझा भी होगा, दूसरे दलों की रीति नीति भी समझी है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी। मेरा सवाल सीधा ये है कि राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, या दूसरे दलों के नेता हो, जब डेटा प्रस्तुत करते हैं तो ये आता है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के जो उच्च पद हैं, ए श्रेणी के जो पद हैं, या चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर से बड़े जो भी पद हैं, एससी समाज की भागीदारी वो 5% भी नहीं बताई जा रही है। इस तरह का जो आईएएस ऑफिसर्स की, जो आईपीएस ऑफिसर्स की बात करते हैं, केंद्र में सचिवालय स्तर पर बात करते हैं, तो एससी ओबीसी की मिलाकर के भी नहीं बताते हैं कि 10% हो रही है। ये स्थिति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को क्यों नहीं बदल पाई? देखिए, मैं आज आपको इसके बारे में बड़े आपने खुल के बात की, जो मेरा बेस है और जो मेरा ग्राउंड है और जिसके लिए मैं राजनीति में भी आया, अपने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के लिए और दलित समाज के लिए। वो दोनों बात आपने आज मुझसे चर्चा की, तो इसके बारे में आपको गंभीरता से बता दूं कि देश के आज़ादी के बाद से लेके और एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, या कांग्रेस के सहयोगियों का थोड़ा बहुत समय के लिए दूसरे, ऐसे ही स्टेट में भी। अगर हम प्रदेश में बात करें तो हरियाणा में 1966 से लेके 2014 तक क्या महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी सरकार ने लिए हो तो मुझे बताओ, कोई एक भी बता दीजिए। कांग्रेस के लोगों से मैं खुल के पूछता हूँ, फिर कहे जी आप बताओ, तो हम बताते हैं। माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में हमने जो बात रखी, शेड्यूल कास्ट कमीशन सबसे पहले बनाया संवैधानिक तौर पर, उनकी तरह नहीं फर्जिया। सफाई आयोग बनाया, घुमंतु जाति बोर्ड बनाया और 85वें संविधान संशोधन लागू किया। महासंत महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने का काम किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम यूनिवर्सिटी देने का काम किया। तो ये इस तरह से ये है कि जो सरकारी सेवा में ए श्रेणी के पद है, वहां प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? महेश जी, एक कबीर साहब की एक वाणी है, एक एक निर्वारी जे निर्वारी जाए, 1 by 1। क्योंकि सिस्टम तो यहीं से खराब है। अब हो क्या रहा है कि एक कबीर साहब की दूसरी बात है कि रोग कुछ व्याधि कुछ और रोग बढ़ जाए, आप तो वैद हो। जड़ जो है वो हजारों साल गहरी है, विषमता की, सामाजिक विषमता की और शैक्षणिक और आर्थिक रूप की विषमता की। और 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल ये जड़ें थोड़ा थोड़ा कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। ज्यादा गहरी, मानसिक बहुत ज्यादा गहरी है। और सही मायने में अगर महात्मा गांधी जी आज होते तो खुद भी कहते, उन्होंने कहा भी है मरने से पहले कि मैं न्याय नहीं कर पाया दलितों के साथ। उन्होंने वायदा दिया था बाबा साहब अम्बेडकर को 1932 के अंदर, जब पूना पैक्ट हुआ, कि हम प्रतिनिधित्व देखकर, नॉट रिजर्वेशन नहीं, प्रतिनिधित्व देखकर आपको समाज की बराबरी में लाएंगे, सिर्फ हमें 10 साल का टाइम दे दीजिए। लेकिन आज कहाँ पहुंचे हैं? 75 साल आंकड़े बता दिए कि 75 साल बाद भी हालात वही हैं। मानते हो ना? कांग्रेस का राज रहा वर्षों वर्षों तक। कांग्रेस ने तो, आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस तो चाहती नहीं थी बाबा साहब संविधान सभा में आए। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि बाबा साहब किसी भी तरीके से। आपको लगता है कि बिना नेहरू के, बिना कांग्रेस के चाहे बाबा साहिब संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बन सकते थे? दबाव में बनाया गया था।
नहीं, दबाव था क्या समाज का। लगता है नेहरू समाज पर, का पहले कहाँ गांधी पर लिए? इस तरह का दबाव नहीं होगा? नहीं लिए ना, उनको हराया गया, दबाव आया अभी उस समय, क्योंकि उस चुनाव, आप बताइए ना, चुनाव के बाद जी जी एक बार भी बाबा साहब को जीतने दिया, उनको उन्हीं के पीए से हरवा दिया बाबा साहब को। जी 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 क्षेत्र था उठा के, गैर मुस्लिम होते हुए भी उसको पाकिस्तान में मिला दिया। जी तो बाबा साहब के, उनके शरीर पूरा होने के बाद दिल्ली में उनको, मतलब कांग्रेस भी उस व्यवस्था को लागू करती रही जहां पर दलितों को न्याय नहीं मिला। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, ने शुरू उसमें से सुधार किया है आपके देखिए, हिसाब से? कांग्रेस पार्टी के मूल में ही आप देख लीजिए, जब से गठन हुआ, बाबा, जब देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट पार्टी बाबा साहब की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जी जी हिंदू महासभा जी और इंडियन लीग, नेशनल कांग्रेस जी जी और मुस्लिम लीग, 4 पार्टियां होती थी। जी जी और बाबा साहब की पार्टी बड़ी मजबूती से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चल रही थी। कांग्रेस ने टारगेट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को हमेशा किया। जी जी उस समय बाबा साहब के आंदोलन को कुचलने का जी प्रयास किया, और कांग्रेस में का बाबा साहब की कांग्रेस की कभी बनी नहीं। और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने जब उनकी मृत्यु के बाद भी दिल्ली में कोई समाधि ना उनकी बनाई, ना उनको दाह संस्कार करने दिया गया, ताकि मुंबई में किया। एक सवाल उठता है जराउता साहब कि 85% आबादी है ओबीसी एससी अल्पसंख्यकों की, 85% आबादी मांगती रहती है कि हमें हमारा हक दे दीजिए। यह 85% आबादी ये देने वाली क्यों नहीं बन पाई है? इसके पीछे वजह क्या रही है? अनुसूचित जाति, ओबीसी, जो सारी जातियां जिनको हम रिजर्व कैटेगरी की जातियां बोलते हैं, ये इतना पीछे क्यों रह गई कि इन्हें आज भी मांगना पड़ रहा है कि हमें दे दीजिए? ये देने वाले क्यों नहीं बन पाए? मुझे लगता है इसके लिए आपको एक और कष्ट करना पड़ेगा, जो राजनीति से सिर्फ सामाजिक आंदोलन, क्योंकि इसमें इसको चर्चा करेंगे, बहुत गहरी बात है। आप बताइए कि मांगती क्यों रहती है इतनी 85% आबादी? हमारी पार्टी का है सर्जन हिताय सर्जन उसका, ताकि सभी लोग उसके लिए सबको मिले, और यही संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा है। जी जी 85% का जी। जो आपने कहा, जी जी देखिए अंग्रेज कितने आए थे? जी, मुट्ठी भर आए थे अंग्रेज। फिर पूरा देश उनके पास संसाधन थे, सत्ता, मतलब सत्ता उनकी मुट्ठी में थी। और बाबर कितने लोगों के साथ आया था? उनकी सत्ता मुट्ठी में रही, उनके पास शक्ति तो ये रही। परंपरा मैंने कई बार कह रहा हूँ, अभी उनके तक पास नहीं टूट सकती। टाइम, मैंने कहा ना, ये जड़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सब पूरा समाज बराबर होगा। जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहा है कि 2047 का विकसित भारत का जो हमारा सपना है, हर व्यक्ति को मकान देने का काम, उनकी स्वास्थ्य का काम, उनको शिक्षा का, ताकि सबका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर बराबर आ जाए। एक पटौदी की राजनीति पर बात करते हैं। स्वामी धर्मदेव का नाम आता है, चुनाव के समय चुनाव लड़ने का आता है, डेवलपमेंट के समय डेवलपमेंट की बात होती है कि स्वामी धर्मदेव के संकेत पर ही वहाँ पटौदी में डेवलपमेंट होता है। स्वामी धर्मदेव की राजनीति और पटौदी की राजनीति के बीच आप किस तरह का तारतम्य देखते हैं? किस तरह उनकी राजनीति चलती है? स्वामी धर्मदेव का डेवलपमेंट में कोई योगदान है? स्वामी धर्मदेव का आपके साथ आशीर्वाद रहा है, या स्वामी धर्मदेव स्वयं अपने स्तर की, अपने अलग अंदाज की राजनीति करते हैं? देखिए, पूज्य चरण स्वामी धर्मदेव जी महाराज के बारे में आप मैं स्पष्ट कर दूं एक बात, कि वो एक संत है, और जो देश का भला जिसमें हो, प्रदेश का भला हो, समाज का भला हो, उसके लिए संत भी आगे आते हैं, आप और हमारे जैसे लोग भी आते हैं कि भाई हम भी संतों के साथ चल के और अच्छे लोगों को राजनीति में भेजें। स्वामी धर्मदेव जी के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो पटौदी में उनकी कोई राजनीति वो नहीं करते, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति आता है या अच्छी सरकार बनाने के लिए, जैसे अब बार हमारे विमला जी को टिकट मिली मेरी जगह, तो उनको भी पूरा सपोर्ट किया। जब मुझे मिली तो मुझे भी पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उनका लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है कि पटौदी के लिए जो पार्टी का जो एमएलए बनेगा वो अच्छा काम करेगा, पटौदी में डेवलपमेंट होगा, और निश्चित तौर पर जो संत हो चाहे निजी हो, जो रहता है उस जगह के प्रति इंटीमेसी भी होती है। विमला जी को जरावता जी का साथ मिलता है? नहीं, हम मिलते हैं दोनों बहुत आराम से, अच्छी बात होती है। क्या हो? तो एक पटौदी का मुद्दा है बड़ा,
जिले का। कभी पटौदी को जिला बनाओ की मांग उठती है, कभी मानेसर को जिला बनाओ की मांग उठती है, यानी गुरुग्राम बड़ा जिला हो गया, एक अलग जिले की मांग उठती है। सत्यप्रकाश जरावता का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है, और उस जिले के नाम को लेकर के एक चर्चा चलती है, कोई मानेसर की बात करता है, कोई पटौदी की, कोई गुरुग्राम महानगर की। आपका क्या दृष्टिकोण है? ये जिस तरह हमारी पार्टी विद द डिफरेंस है ना, जी जी मेरा भी विजन हमेशा औरों से डिफरेंस रहा है। जी जी आपने गांव से निगम बनाया, जी पटौदी मंडी नगर परिषद बना दिया, रहेली को हटाया। जी जी मेरा जो विजन है जी जिले को लेके, जी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 10 अगस्त 2024 को पटौदी की विशाल रैली में भी कहा था, जी बीच में भी एक इंटरव्यू में कहा था, आज फिर मैं आपके सामने दोहराता हूँ। जी जिले को लेकर मेरी स्पष्ट मान्यता है जी कि गुरुग्राम के अंदर कोरोना, जी पॉल्यूशन और पॉपुलेशन और ट्रैफिक जी को देखते हुए गुरुग्राम का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। विकेंद्रीकरण गुड़गांव का कर देना चाहिए, जी जी। और जिसमें तो शुरुआत हो, विकेंद्रीकरण कैसे मैं हो? बता रहा हूँ, जी जी जिसकी शुरुआत हो NH71 जी आपका धारोड़ा से जी इधर से जो जा रहा है उधर झज्जर तक, जी जी और उधर से KMP एक्सप्रेसवे जी जी सोना से जी जी उठता है, सोना और तावड़ू के बीच से, जी सोना को उधर रह जाएगा, तावड़ू इधर, जी और वो जाके बादली तक खत्म होता है, फरुखनगर तक। जी जी फरुखनगर, जी धारूहेड़ा, जी तावड़ू, जी पटौदी, जी ये KMP इधर के चारों, इनको मिला के एक अलग जिला, जी ग्रेटर गुड़गांव का नाम बनाओ, साउथ गुरुग्राम के नाम बनाओ, नए गुड़गांव के नाम बनाओ, जी जो बनाओ, एक गुरुग्राम जिला यहाँ, और गुरुग्राम जो बच गया जिसमें अपना KMP के उधर का एरिया, जी और जिसमें सोना भी है, जी अपने मानेसर भी है, गुरुग्राम भी है, जी 2 जिले उसके होने चाहिए, मतलब 3 जिले बने, 3 जिले तब बने। जा करके डिसेंट्रलाइजेशन अगर नहीं करोगे तो आज मेरी बात रख लीजिए, आप कोरोना और पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन में हम लोग ये देखिए कि नजरबंद हो जाएंगे घरों, मतलब 3 इकाइयों में करना होगा इस सारे का 3 में व्यवस्था। करे, 4 में करे। जी जी और मेरी इस बात को शायद पॉलिटिशियनों के बहुत सारे हमारे साथियों के भी गले नहीं उतर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा हुआ है, माननीय मनोहर लाल जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, उस समय भी चीफ सेक्रेटरी उस टाइम TVN प्रसाद जी थे, उस समय भी मैंने कहा था माननीय DS ढेसी साहब को कि, और कहा कि प्रपोजल तो अच्छा है। मैंने कहा हरियाणा का एक ऐसा शहर हो जिसको हम कह सके कि दिल्ली की तरह उसमें कई जिले हैं, मुंबई की तरह कई जिले हैं, जयपुर की तरह कई जिले हैं, बेंगलोर की तरह, हैदराबाद की तरह एक सिटी ऐसा हो, पूरा GMD के अंडर हो, ग्रेटर गुड़गांव महानगर अथॉरिटी में, और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन इकाइयां हों। मेरा तब भी यही था, मेरा स्टैंड आज भी यही आपका है। सुझाव NJP के माध्यम से अधिकतर लोगों तक पहुंचेगा, ये हमको उम्मीद है। अब बात करते हैं आपकी आगामी जो कार्य इसका योजना। फायदा भी बता देता हूँ जी जी कि शहर वो हो जहाँ गरीब लोग भी मकान बना के रह सके, जी जी जहाँ गरीब लोग भी अपना रोटी धंधा कर सके। जी जी। तो ये आपका सुझाव था जिले को लेकर के। अब एक हम बात कर रहे थे परिसीमन को लेकर के। 2029 का चुनाव आना है, सत्यप्रकाश जरावता की निगाह क्या परिसीमन पर है कि परिसीमन होगा उसके बाद चुनावी राजनीति की तैयारी करेंगे, या अभी से उनकी चुनावी राजनीति तैयार है, और परिसीमन को लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण है, होगा भी या नहीं होगा, कितनी संभावना मान रहे हैं आप? देखिए, समय है, डिलिमिटेशन होना चाहिए, जब 2009 में हुआ है 29 में भी होगा, और मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन होगा, और मुझे भरोसा भी है, क्योंकि लेकिन इस बार कई इश्यू आ गए एक साथ। जी जी पॉपुलेशन का भी जो सेंसस होना है जी। वो भी हो गया, और महिला आरक्षण भी हो गया, जी रिजर्वेशन वाला भी है, जी महिला रिजर्वेशन का, और डिलिमिटेशन का भी है। जी तो ये एक साथ बहुत सारे विषय आ गए हैं, तो वो मुझे लगता है कि हो जाएंगे, सबका सॉल्यूशन समय के अनुसार हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि डिलिमिटेशन हो, कहीं भी जगह हो, अपने जब काम करना है समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी जो चाहे वो आपकी सेवाएं ले ले, जो पार्टी जाने। चुनाव आपने लड़ाएगी, आपने चुनाव लड़ लेंगे, आपने पार्टी नहीं लड़ाएगी, नहीं लड़ेंगे। मेरा ये मानना है किसी चलते हुए हथियार को ज्यादा दिन
म्यान में नहीं रखना चाहिए, कभी कभी अच्छा। बाहर निकाल लेना चाहिए। अच्छा, एक बात जो आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया, ए पार्टी विद डिफरेंस, हमारा भी यही मानना था। लेकिन अब तो जैसे आपकी पार्टी में भी जैसे कांग्रेस में हुआ, आपने पिछले दिनों देखा होगा, राव इंद्रजीत के बयान आए, राव नरवीर के बयान आए, फिर डॉक्टर अभय सिंह बोले। ये जो पार्टी में एक दूसरे की खिलाफत की बात सामने आई, सार्वजनिक मंचों से सामने आई, डॉक्टर अभय सिंह ने तो खुले मंच पर राव इंद्रजीत को लेकर के कुछ कहा, राव इंद्रजीत ने भी फिर खुले मंच पर जवाब दिए, आरती राव ने भी जवाब दिए। ये पार्टी विद डिफरेंस कहाँ रह गई? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात कहूं, आज आते हैं क्या कोई बयान? आज आ रहे हैं? नहीं, आप तो रुके हैं, बयान तो रुके। तो निश्चित तौर पर जब पार्टी के संज्ञान में आता है तो पार्टी उस विषय को गंभीरता से। राव नरवीर सिंह ने इसी मंच पे, जिस सोफे पर आप बैठे हो, इसी मंच पर बैठकर कहा पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हम अपने आप रुके, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। मैं देखिए उनको बताइए, जी, वो जी। पार्टी चाहे वो उनसे वो तरीका का ना, पार्टी कुछ तरीके से, इतने बड़े नेता है राव नरवीर जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, उनको किस उसमें कैसे मैसेज पहुंचाना है, पहुंचाना। और फिर वो राव नरवीर सिंह ने भी कभी नहीं कहा, वो तो कहते थे मैं तो प्रतिक्रिया करता हूँ। और राव इंद्रजीत जी ने भी कभी कुछ कहा हो तो कुछ पत्रकार भाई चढ़ा देते। चलिए, अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज आप बजट पर चर्चा के लिए आए थे और मेरे पास आ गया सुरजेवाला का बयान। आप इधर अपनी बजट की तारीफ कर रहे थे और सुरजेवाला ने तस्वीर दिखाई है झांसा बजट कह करके कि 12 वर्षों में हरियाणा का कर्ज 456% बढ़ा दिया है। उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं और सीधे सीधे जो है उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, बीपीएल कार्ड बांटने के भी लगाए हैं, 12 लाख से ज़्यादा कार्ड काटने के भी लगाए। सत्यप्रकाश जरावता, बजट को लेकर के कम से कम शब्दों में क्या बात करेंगे और 456% जो कर्ज में बढ़ोतरी हुई है इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हमें चोरी तो आती नहीं। जी जी कांग्रेस का जब हमें मिला 2014 में, इन्होंने क्या कर रखा था, बिजली का घाटा अलग दिखा रखा था, जी अपना घाटा अलग, जो लाइबिलिटी जो थी बिजली का कर्ज, और उनका बजट 75,000 करोड़ का आता था, जी 3% की सीमा को लांघने वाला था, जी 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 लांघा। हमारा बजट आज 2.88% से 2.85% घटाया है, जो क्योंकि हमारा 2,63,000 करोड़ का हमारा बजट है, जी जी तो उसका 3% की सीमा होती है कि उसके विदिन ले सकते हैं। इन्होंने उस 75,000 पे ज़्यादा मिलेगा। आप बताइए, आप अपना एसेट ज़्यादा तैयार करेंगे तो लोन का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी जी हमने हरियाणा में एसेट तैयार किए हैं, हमारा 2.25 लाख करोड़, 2,63,000 करोड़ का बजट, 23,000 करोड़ का बजट, जी जी और उनका 75,000 करोड़ का बजट, जी जी फर्क आएगा नहीं? जी और परसेंटेज पे नापा जाता है। परसेंटेज आज हमारी 2.85 और उसको 2.66 लाने का टारगेट मुख्यमंत्री जी ने आज बजट में तय किया है। जी जी तो हम कम हुए, हमने कम जी, लिया, जी जी उन्होंने कम लिया, हमने कम लिया बस। जी जी। एक आखिरी सवाल, मनोहर लाल का कार्यकाल आपने देखा और अब नायब सैनी का कार्यकाल चल रहा है। मनोहर लाल सरकार की जो नीतियां थी उनको लेकर के क्या कहेंगे, और नायब सैनी सरकार के 1.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लगभग 1.5 साल होने को है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? आप दोनों के कार्यकाल को लेकर के अपनी संक्षिप्त में बात कहें। भारतीय जनता पार्टी में किसी का कार्यकाल नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होता है। जी और आदरणीय मनोहर लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए अंत्योदय के लिए काम किया, पारदर्शी व्यवस्था के लिए काम किया, और उन्हीं को आगे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी उन्हीं को बढ़ाते हैं। और उसकी झलक इस बजट में है कि विकसित भारत 2047 का जो आईना है वो दिखा दिया कि हम केंद्र के अंदर भी जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बड़ी हिस्सेदारी कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए भी ज़्यादा लगा रहे हैं, चाहे वो हमारी लाडो बहन वाला मामला हो, और चाहे हमें अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे वो गन्ने की 3 से 5 हज़ार करने का मामला हो, चाहे 1 लाख बच्चों को AI रूप से तैयार करने को। यानी कि समाज में गरीब का कल्याण करते हुए आर्थिक उद्योगों को भी और व्यापारियों को भी संतुलित उनको प्रोत्साहन देते हुए, MSME को बढ़ोतरा देते हुए, महिला शक्ति को बढ़ोतरा देते हुए हरियाणा के
के बजट को कंट्रोल करके एक दायरे में रखा, उसको उससे बाहर नहीं जाने दिया, और दूसरा केंद्र में हिस्सेदारी बढ़ाई अपनी आर्थिक व्यवस्था की। तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का उनको शुभकामनाएं देता हूं, कितना बेहतरीन बजट उन्होंने किया है। और रही बात कांग्रेस की, जो उन्होंने आलोचना करने के अलावा उसको काम किया है, कोई एक भी उन्होंने, मैंने कहा कि भाई अपने एससी का पूछा वो बता दीजिए, भर्तियां कैसे होती थी वो बता दीजिए, कैसे पर्ची खर्ची चलती थी, वो सब चीजें, कैसे ठेकेदारों पे और सीएलयू पता नहीं क्या क्या होते थे, हमें तो पता ही नहीं क्या क्या, जब हम देखते थे भूल भी गए, और आने वाली जनरेशन तो, क्योंकि उन्होंने वो काला दौर देखा नहीं। राव इंद्रजीत सिंह से, राव नरबीर सिंह से बातें होती रहती है डेवलपमेंट को लेकर के? बिल्कुल, जब भी मुझे कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी मामले को लेके तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि राव नरबीर जी से नजदीक रहते हैं, उनसे इजीली भी है, उनकी अप्रोच इजी है। आपने सत्यप्रकाश जरावता को सुना, 2014 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब 2026 आ गया है। इन सालों में, एक दशक से अधिक के समय में, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसको लगभग अच्छी तरह से इन्होंने आत्मसात कर लिया है। यह भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है और भारतीय जनता पार्टी से कुछ कहना है तो केवल स्वयं को कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना है। वही रीति नीति आपने देखा होगा एनजेपी के इस मंच पर इन्होंने दिखाई है कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो काम सौंप रही है, दायित्व परिवर्तन बताया है, टिकट कटने को दायित्व परिवर्तन कहा है, तो उस रीति नीति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं जरावता साहब, आपने सभी सवालों के अच्छे से उत्तर दिए, धन्यवाद आपका।